हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो यूट्यूब पर भ्रम फैला रहे हैं अभ्यर्थियों के बीच में और ये दावा कर रहे हैं कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में जिन लोगों का 40% नंबर भी है उन लोगों को भी वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात को समझेंगे कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में आखिरकार किन लोगों को होगा और कितने कम से कम अंक पर लोगों का नियोजन हो जाएगा, कितने कम अंक वाले भी श्योर होकर चलें। इसी बात को हम लोग समझेंगे और ऐसे वैसे नहीं समझेंगे बल्कि इसको आपके सामने में प्रूफ के साथ बताया जाएगा कि आखिरकार 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में क्या होने जा रहा है। यूट्यूब पर भ्रम फैलाने वालों से आप लोग दूर रहिए, उनसे सतर्क रहिए, इसीलिए हम लोग को ये वीडियो बनाना पड़ा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लें कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली में कितने प्रतिशत पर लोगों का होगा। इसके लिए कई फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर पे यह बात डिपेंड नहीं करता है। आपको मैं एक लाइन में कोई लिख के नहीं दे सकता कि इतने परसेंट वालों का हो जाएगा और इतने परसेंट वालों का नहीं होगा, ठीक है। कई फैक्टर्स पे यह बात डिपेंड करता है। तो हम एक एक करके इन फैक्टर्स को देखते हैं, इसके बाद आप अपना परसेंटेज स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है कि आपका होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर लिखा गया है वो है नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि। यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि का मतलब है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आप पूछेंगे कि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से फर्क कैसे पड़ जाता है, इस बात को समझिए। जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है, ये बार बार बयान दे रहे हैं कि मार्च में 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर उनके बात को आधार मानकर चले और हम लोग इस बात को मान लें कि मार्च में ही 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इससे क्या फायदा होगा। और सरकार इसी नोटिफिकेशन को आगे खींचती है, 6 महीना खींच दी आगे तब क्या होगा, साल भर खींच दी तो क्या होगा, 3 साल खींच दी तो क्या होगा। इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि इस बार अगर मार्च नोटिफिकेशन जारी होता है तो क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि 1 साल का बस अंतर लेके चलते हैं, बाकी तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन अगर मार्च में जारी हो जाता है तो अभ्यर्थियों की, मतलब कि उपलब्ध अभ्यर्थी जितने भी हैं इस बहाली के लिए, इनकी संख्या कम होगी। यानी उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी। आप पूछेंगे कि उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या कम कैसे होगी। कम ऐसे हो गई क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि योग्य अभ्यर्थी थे ये 6ठे चरण में ही खिंचा चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद 7वें चरण में आपके सामने कम अभ्यर्थी बचेंगे। कम अभ्यर्थी बचेंगे तो कंपटीशन भी कम होगा। कम कंपटीशन होगा तो जिनका मार्क्स कम है उनका भी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन यही नोटिफिकेशन अगर 1 साल बाद आता है, 1.5 साल बाद आता है, 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है, तब क्या समस्या होगी। इस समय में, इस बचे हुए समय में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीएड या डीएलएड करके आ जाएंगे आपके सामने में और ये सीटीएट का भी एग्जाम पास करके आ जाएंगे। तो आपका मुकाबला इनसे भी होगा, इनसे भी होगा। तो अभ्यर्थियों की संख्या जैसे ही ज्यादा हुई वैसे ही क्या हो जाएगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा और कंपटीशन बढ़ा तो आपका मार्क्स अगर कम है तो आपकी होने की संभावना भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, लिखा भी हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस बात को नोट करके रख लें और हम लोग और भी फैक्टर्स को देखते हैं। सिर्फ एक फैक्टर नहीं काम करता इसके पीछे। हम चाहते थे इस वीडियो को बस 30 सेकंड में ख़त्म कर देते, बोल देते कि 40% वालों का भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यह गलत है। आइए समझते हैं कि सेकेंड फैक्टर क्या है। सेकेंड फैक्टर आपका है कि विषय क्या है आपका। विषय कहने का मतलब है कि आपने 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन में भी देखा होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं कि कम वालों का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि मेरे जानकारी में सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 52% था और इनका कोई गुजारा नहीं हो पाया 6ठे चरण में, ठीक है। कुछ जगहों पे हो सकता है कि बिहार में हुआ भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर बिहार के सीतामढ़ी जिले और दरभंगा जिले की बात कर रहा हूँ। इस जगह पर सोशल साइंस में महिला अभ्यर्थी को भी मेरे नज़र में है, हम उनको प्रूफ भी दिखा सकते हैं, उनका 52% है लेकिन उनका नहीं हुआ है।
ये सोशल साइंस की बात थी। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, हिंदी को लेकर चलते हैं, संस्कृत को लेकर चलते हैं, तो ये सब सदाबहार सब्जेक्ट है। साइंस को लेकर चलिए, मैथ्स को लेकर चलिए, ये सब सदाबहार सब्जेक्ट हैं। इनमें तो सीट खाली चला जा रहा है। जब अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहा है तो इनमें कंपटीशन भी कम होगा, कम मार्क्स वालों का भी हो जाएगा। इधर आपको सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको ग्रेजुएशन में ज़्यादा नंबर चाहिए ही होगा। कोई यह नहीं कर सकता कि इसमें मैं गारंटी लिखित में दे रहा हूं कि 40% वालों का हो जाएगा। इस बात को कोई कह रहा है उससे दूर रहिए, वो आपको बरगला रहा है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 7वें चरण की शिक्षक बहाली में भी। ये तो सेकंड फैक्टर था। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि थर्ड फैक्टर क्या है। थर्ड फैक्टर यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा है कि आपका एजुकेशन का बोर्ड कौन सा है, यानी कि आपने अपना 10th अपना 12th कहाँ से किया है। ग्रेजुएशन भी ये भी महत्वपूर्ण है कि आपने कहाँ से किया है। जैसे कुछ लोग 10th 12th किए होंगे सीबीएसई बोर्ड से, कुछ लोग 10th 12th किए होंगे बिहार बोर्ड से। अब अगर आप किन्हीं भी लोगों से पूछना क्या है, आपका अपना भी अनुभव होगा कि जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं इनका परसेंटेज हमेशा ज़्यादा ही होता है बिहार बोर्ड के कंपैरिजन से। अब सीबीएसई बोर्ड में ऐसा कोई विद्यार्थी हो जो एकदम लिखलोड़ा पर पत्थर हो, तो उनके लिए बात हम नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड का सामान्य स्टूडेंट का परसेंटेज बिहार बोर्ड के सामान्य स्टूडेंट के परसेंटेज से ज़्यादा ही होता है। और आप ये ध्यान रख के चलिए कि अब वो शिक्षक बहाली नहीं होने जा रही है कि जिसमें बीएड किए हुए या डीएड किए हुए आपको ऐसे ही अभ्यर्थी मिलते थे जो जिनकी उम्र हो चुकी थी, वो कोई काम नहीं करते थे, किसी काम में नहीं लगे हुए थे, तो बीएड या डीएलएड करके बैठ भी चुके थे। अब आपका मुकाबला ऐसे अभ्यर्थियों से होने जा रहा है जो जस्ट 10th पास हैं, जस्ट 12th पास हैं और इन्होंने अपना नामांकन बीएड या फिर ग्रेजुएशन, बीएड के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन अगर हम बात कर लें यहाँ पर 12th पास के बाद डीएलएड में इन्होंने अपना नामांकन करवा लिया है और ये कोर्स कर भी चुके हैं डीएलएड का। ये आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, ध्यान में रखिएगा। 10th 12th के हैं, इनका परसेंटेज इतना ज़्यादा है कि आप परेशान हो जाएंगे इनके परसेंटेज को देख के। नहीं विश्वास होगा तो उन अभ्यर्थियों से पूछिए जो छठे चरण की शिक्षक बहाली में शामिल हुए थे। अगर छठे चरण में ही सीबीएसई वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी तो 7वें में तो इनकी संख्या और भी ज़्यादा होगी। तो किनका होगा ये निर्भर इस बात पर भी करता है कि आपका बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड था या बिहार बोर्ड था। बिहार बोर्ड था तो जो नियमावली है कि जिसमें आपके मार्क्स के आधार पर ही बहाली हो रही है, हालांकि मैं इसको बहुत अच्छा चीज़ नहीं मानता हूँ मार्क्स के आधार पर बहाली। मेरी समझ से तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए था पूरे बिहार में। खैर सरकार की मर्जी, आप लोग दबाव बनाइए, सरकार आगे देखिए क्या करती है। सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। आप स्वयं सोचिए ना कि जब आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो होने की संभावना ज़्यादा है। बिहार बोर्ड के छात्रों को घबराने की, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं बिहार बोर्ड के कि इनका भी परसेंटेज सीबीएसई वाले के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। तो ये तो निर्भर करता है कि आपका मार्क्स कितना है। मार्क्स अच्छा है तो फिर परेशान होने की क्या बात है। फिर एक फैक्टर है यहाँ पर कि जगह, यानी कि आप किस जिले से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हर जिले में हर विषय के लिए सीट एकदम समान है। किसी जिले में इंग्लिश विषय के लिए सीट ज़्यादा है, किसी जिले में अगर देखेंगे तो संस्कृत के लिए कहीं सोशल साइंस की सीट ज़्यादा है, कहीं 1 to 5 में सीट ज़्यादा है। तो आपका जिला पर भी निर्भर करेगा। देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थी छठे चरण में ऐसा हुआ है कि अपना जिला छोड़ के 10 जिला पार करके 11वें जिले में चले गए हैं। ठीक है, दरभंगा की महिला पूर्णिया में है, पूर्णिया की महिला कटिहार में है। ठीक है, सीतामढ़ी के लोग खगड़िया में है। इस तरीके से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जिला भी आपका महत्वपूर्ण है कि आपके जिले में सीटों की संख्या कितनी है। इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ मत कीजिए, किन्हीं के कहने में नहीं जाइए। हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है कि आपको अपना मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको अपना परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। इसका लिंक ऊपर में आ रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना परसेंटेज खुद से निकाल लीजिए और आप देख लीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं।
मैं अगर यहाँ पर समस्या क्या है ना, आप में से बहुत सारे लोग बाद में कमेंट करके पूछेंगे कि सर मेरा 50% है, मेरा होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि मेरा 60% हो रहा है, मेरा या होगा या नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज लिख देता हूँ, इसके बाद समस्या यह हो जाती है कि इस 4 फैक्टर को देख के लिखना पड़ेगा। ये वीडियो 2022 के फरवरी महीने में रिकॉर्ड हो रहा है और इसी वीडियो को कोई अगर सितंबर महीने में देखेगा तो अगर जैसे हमने देखा है कि नोटिफिकेशन अगर उस समय तक जारी नहीं होगा तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, मेरा लिखा हुआ परसेंटेज यहाँ पर गलत होने की संभावना हो जाएगी। तो आप वहाँ पर फिर हमारे सामने में कमेंट करना शुरू कीजिएगा कि सर आप तो गलत हो गए। ठीक है, बेहतर यही हो कि आप कमेंट सेक्शन में अपना परसेंटेज लिखिए कि मेरा ओवरऑल मेरिट इतना बन रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कमेंट करके ही कि आपके होने की संभावना कितनी है। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।